हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का अपने चैनल वाटकरन पे। एंड आज कवर करेंगे हम इंडियन पॉलिटी सेमेस्टर 2। ठीक है, बट यहाँ पे टैक्स हो गया है 1, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। तो ये सेमेस्टर 2 का रहने वाला है। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, भारतीय राजनीति के सिद्धांत और विचार। ठीक है, हमने बहुत सारा मतलब कि जो है ना टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है इस चैनल पे। एंड आप लोग जा करके देख सकते हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन में दबा देना, ताकि जितने भी वीडियो हमने बताए हुए हैं एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उन सभी वीडियो को देख सको। ठीक है, एंड आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के टाइप में मैं आपको यहाँ पे जो है कि पीपीटी रेडी करके आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आ सके। टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टीचर तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्पीड में एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से भी चला जाता है। नहीं, मैं बहुत ही एक फ्रेंड के लाइक में समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो एंड मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि मैं आप लोगों को इस तरह का, अगर आप नोट्स चाहते हो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट तक बने रहो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप लोग नोट्स नोट्स कहाँ से ले सकते हो एंड रिवीजन भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो में जो है आप लोगों को ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट मिलेगा। एंड एमसीक्यू एंड एमसीक्यू के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन इससे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड ये हमारा जो क्या कहता है चैप्टर है, ये उन यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे जो सेमेस्टर बाई है उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 चैप्टर नहीं होता है, यूनिट होता है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 यूनिट, 3 से 4 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है भारतीय राजनीति का परिचय। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। उप शीर्षक भारतीय राजनीति का अर्थ और प्रकृति। एंड इस जो हमारा ये मतलब पीपीटी है, उसमें कौन कौन टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ये उप शीर्षक भारतीय राजनीति का अर्थ और प्रकृति, एंड उप शीर्षक अध्ययन की आवश्यकताओं क्यों। ठीक है, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सुनना है। ठीक है, बातों को क्या क्या मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक टॉपिक का सार है, छोटा छोटा अक्षरों में एंड बहुत ही कम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड बहुत ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। उपशीर्षक राजनीतिक सॉरी उपशीर्षक भारतीय राजनीतिक का अर्थ और प्रकृति। राजनीतिक केवल चुनाव और सरकार तथा समिति नहीं, यह शक्ति, संसाधन और मूल्यों के वितरण की प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जो राजनीतिक है वह एक तरह का सरकार, समिति, चुनाव, विचार एंड दो लोगों के बीच बातचीत, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, मत देना एंड पॉलिटिक्स खेलना, ये जो हमारा राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक का मतलब होता है हमारे भारत देश में जो अलग अलग पद हैं, जैसे सरकार का पद हो गया एंड विरोधी दल हो गया एंड राष्ट्रपति हो गया, एंड हम आम लोगों का शक्ति क्या है, संसाधन क्या होने वाले हैं एंड मूल्य अधिकार क्या है, एंड संविधान में जो लिखे 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 गए हैं हर एक बातों का क्या वैल्यू है, अनुच्छेद क्या है, इन सभी की प्रक्रिया को ही राजनीतिक कहा जाता है। ठीक है, एंड भारतीय राजनीतिक में तो जो हमारा संविधान है वो तो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो जो है कि एक लिखित संविधान एंड बहुत ही बड़ा एंड विस्तृत संविधान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक अपनी विविधता, ऐतिहासिक संदर्भ और संवैधानिक मूल्य के कारण सॉरी कॉल आ गई थी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि भारतीय राजनीतिक अपनी विविधता, ऐतिहासिक संदर्भ और संवैधानिक मूल्यों के कारण अद्वितीय है। कहने का मतलब है भारतीय राजनीतिक अपनी विविधता, मतलब लिखावट, ऐतिहासिक संदर्भ, हमारा जो पुराना इतिहास है,
संवैधानिक मूल्य के कारण अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कि ये जो है एक ही है, मतलब इस तरह का जो हमारा संविधान है, राजनीतिक है, लिखा हुआ है, ऐतिहासिक संदर्भ जो हमारे में इतिहास में क्या क्या बीते घटनाएं हैं, एंड संवैधानिक मूल्य जो संविधान में लिखा गया हर एक बातों का मूल्य वो अद्वितीय है, मतलब उसको जो है ना दोहराया नहीं जा सकता है, एंड उसको कोई और नहीं लिख सकता है। बहुत ही कठिन एंड बहुत ही अच्छे से उसको डिजाइन किया गया है। एंड हमारे संविधान को लिखने के लिए बहुत बहुत सारे अलग अलग टीमों ने वर्क किया है, एंड बहुत सारे बुद्धिजीवी, भारत के हर एक महान बुद्धिजीवियों ने काम किया है। एंड इस संविधान को बनाने में कम से कम हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो है पूरा वर्ल्ड के संविधान को पढ़े, एंड वहाँ में क्या क्या जो अच्छी बातें होती है उनको लाया, एंड हमारे जो समाज है उनसे क्या क्या उन दोनों को एक कसौटी पे कसा, तो जाके उनसे संशोधित कर करके हमारे संविधान में उसको लिखा गया है। तो ये दोबारा लिखना बहुत ही मुश्किल है, मैं असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है कि ये अद्वितीय है, ये दोबारा लिखा नहीं जा सकता, ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता, एंड इसको दोबारा कोई भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती, ये अद्वितीय है, ठीक है। एंड मूल्य बिंदु क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया। एंड अद्वितीय कैसे है? पहला जिसमें मुख्य बिंदु है हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्रता तो लगभग बहुत सारे ऐसे देशों में हो सकती है, बट हमारे देशों में क्या है, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है, एंड बहुत ही दिनों से चल रही है। इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मूल है, आधार है, वो संविधान है। एंड हमारे भारत देश में क्या है, संविधान को डिजाइन किया हुआ है ताकि किसी का भी कोई भी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह नहीं हो सकता है, उसका ज़्यादा वो पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति या फिर मंत्री। एंड मंत्री कुछ नियम लाता है तो उसका विरोध करने वाला अलग से आता है, एंड अगर राष्ट्रपति कुछ करते हैं तो उसका विरोध करने के लिए मंत्री सभा एंड राज्यसभा है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में बहुत ही अच्छे से डिजाइनिंग की हुई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब जनता का शासन, ठीक है। बट क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमारा संविधान लिखा गया, उसको जो डिजाइनिंग किया गया है, उसमें हर एक व्यक्ति को एक अलग अधिकार दिया गया है। हमारे ऑफिसर का अधिकार क्या होगा, राष्ट्रपति का अधिकार क्या होगा, आम जनता का अधिकार क्या होगा, एंड उसको अगर वो बढ़ाते हैं, घटाते हैं, फिर अपने पावर का गलत यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है कि न्यायपालिका खड़ी है, ठीक है। तो हमारे देश में जो संविधान की प्रमुख बिंदु है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये प्रमुख बिंदु है, ठीक है। ये मैं जो है ना एक तरह का पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट दे रहा हूँ, एंड एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बोलने का मतलब है कि ये सब जो है जितने भी मैंने इस टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे के सारे मूल बिंदु हैं, मतलब बिंदु हैं, पॉइंट हैं। एंड अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा, तो मैंने जो जितना भी बताया उस सभी को लिखना है, ठीक है। उन सभी को लिखना है, ठीक है, उन सभी को लिखना है। एंड ये सब जो है क्या होने वाला है, पॉइंट होने वाला है। एंड मुख्य बिंदु के अंतर्गत तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आता है, सामाजिक विविधता का प्रभाव, जाति, धर्म, भाषा एंड आर्थिक विकास की चुनौती है, ये सब, ठीक है। एंड फिर इसके बाद इन सभी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो मैंने अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जो एक्सप्लेन किया, उनको क्या करना है, आपको लिखना है। एंड दूसरा पॉइंट है सामाजिक विविधता का प्रभाव, जिसमें जाति, धर्म और भाषा। सामाजिक विविधता मतलब बोलने का मतलब है कि हमारे देश में क्या है, अलग अलग समाज में लोग रहते हैं, अलग अलग हमारा क्या क्षेत्र है। जैसे कि भारत में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे राज्य हैं, एंड सब जगह के कल्चर अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, ठीक है। पर सभी को एक कसौटी में कस करके हमारे भारत संविधान में लिखा गया है। धर्म के लिए क्या क्या लिखा गया है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, लेकिन क्या सब अलग अलग धर्म को मान सकते हैं। हमारा कोई संविधान जो है कि एक धर्म का वो नहीं करता है, एंड सभी धर्म को वो इक्वल पोजीशन दिया गया है, इक्वल वो इज्जत देते हैं एंड इक्वल सम्मान देते हैं, ठीक है। एंड सभी धर्म के लोगों को क्या करना है, वो अपना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपना मान सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसका जो मानना है कर सकते हैं। लेकिन एक वो है कि बिना किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। एंड भाषा भी बहुत सारे भाषा हैं भारत में, जितनी भाषा हैं वो तो भाषा हैं ही, एंड सभी अपने अपने भाषा का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जाति भी है,
अलग अलग क्षेत्र में अलग जाति है एंड सभी जाति को अलग अलग सम्मान दिया गया है। बट ये भी है कि बहुत सारे हमारे छोटे छोटे जाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जिसको मतलब इक्वली सम्मान देने के लिए कुछ कुछ आरक्षण दिए गए हैं। एंड पहले बहुत सारे मतलब कि यूँ कहें तो 70-75 साल 100 साल पहले महिलाओं का इज्जत नहीं बहुत कम था, बाहर निकलना एंड उनको चूल्हा चौकाई करना, बाहर निकल के कोई आधिकारिक काम नहीं करना, तो उनको भी एक अलग सा सम्मान देने के लिए बाहर निकल के वो काम कर सके एंड प्रेरित हो सके एंड उनको भी लगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए भी सरकार ने आरक्षण थोड़ी बहुत दी हुई है कि बिहार पुलिस में बहुत ही आराम से वो जा सकते हैं एंड सभी सभी अलग अलग जो है कि अधिकारी वाला पद या सैन्य पद में वो जा सकते हैं। इसके लिए जो है कि सभी अलग अलग जो छोटे छोटे जाति एंड छोटे छोटे जो मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अलग अलग थोड़ा बहुत आरक्षण दिया गया है एंड थोड़ा बहुत जो है कि दिया हुआ है हर एक एरिया में, ठीक है, क्षेत्र में। जैसे कि हमारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है तो उसको स्कॉलरशिप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है एंड यदि या फिर हम लोग जैसे कि रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन में फॉर्म भरते हैं तो किसी किसी स्टूडेंट को जो छोटे जात के हैं उनको क्या है थोड़ा सा 200-300 रुपया कम एंड या फिर कोई बिहार पुलिस या फिर एसएससी या फिर ग्रुप डी का कोई फॉर्म भरता है तो उसमें भी क्या हो सकता है कि 50-100 का अंतर होता है। या फिर किसी किसी में होता है कि फ्री में ही भर सकते हैं, ओबीसी एंड छोटे छोटे एससी एसटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो बिंदुओं को एक्सप्लेन किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एंड सामाजिक विविधता का प्रभाव जाति धर्म एंड भाषा पे, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि ये आर्थिक विकास की चुनौतियाँ। आर्थिक विकास की चुनौतियाँ क्या है, हमारे देश में जो है ना बहुत मतलब कि जातिवाद है, मतलब छोटे छोटे जाति आपस में छोटे छोटी बातों पर लड़ते हैं, बहुत अलग अलग धर्म है एंड सबकी अलग अलग एरियाएं हैं, नदी कहाँ से कहाँ निकलती कहाँ चली जाती है, मतलब हर एक लोग छोटे छोटे बातों पर क्या करते हैं, थोड़े बहुत एक दूसरे से विवाद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे देश में विकास की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी चुनौतियाँ क्या है कि बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको लाभ दिया जा रहा है, तो ऊंचे वर्ग को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऊंचे वर्ग में भी बहुत सारे गरीब होते हैं, ठीक है। तो एंड छोटे भी जात में कुछ कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि जो अमीर हैं एंड छोटे जात में जो उसको आरक्षण मिलता है जाति के नाम पर, बड़े बड़े अमीर अमीर रईस लोगों को भी क्या होता है आरक्षण मिल जाता है एंड 200 400 500 हर एक क्षेत्र में उनको क्या होता है लाभ मिलते जाता है। एंड जो ऊंचे जाति के भी लोग होते हैं जिसमें कि गरीब है उनको भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है। इन छोटी छोटी बातों पर क्या हो सकता है, हमारे देश में चुनौतियां हैं कि कैसे हम लोग ढूंढें कि अमीर लोगों में ही गरीब कौन कौन है, मतलब बड़े बड़े जाति में कौन कौन गरीब हैं एंड छोटे जाति में कौन कौन अमीर हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याएं हो जाती है एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे बात हैं कि मतलब इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे कि घर बनाने का पर सरकार जो है पैसा देती है, तो जिनके पास घर नहीं है उनके पास ये मतलब योजनाएं या फिर लाभ नहीं पहुंच पाती है एंड जो अमीर लोग हैं एंड वो छोटे छोटे घर दिखा कर करके क्या कहता है ये इस चीज़ का लाभ उठा लेते हैं। तो सरकार जो है इन सभी सरकार के पास ये सभी क्या है चुनौतियां हैं, ठीक है। जैसे अभी मामला चल रहा है बिहार में कि रोड के किनारे जो लोग दुकान खोलते थे, बहुत गरीब गरीब लोग थे, तो उनको जो है सरकार क्या करती है, मतलब कि बोलती है दुकान बंद करने के लिए, अंदर ले जाने के लिए, तो उसका बिक्री बंद हो जाता है। तो बोलते हैं कि मतलब सरकार बहुत गलत कर रही है, लेकिन जो रास्ते में गाड़ी चलते हैं तो उनको सुविधा होती है, जो मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उनको सुविधा होती है। तो सरकार किसको देखेगी, दुकानदार को देखेगी या फिर वो आदमी को देखेगी जो कि मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो इन सभी क्या है हमारे देश में चुनौतियां हैं एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जाति हैं जो कि रोड के किनारे घर बना करके रहते हैं, ठीक है। तो क्या करती सरकार, उसको बोलती है कि ये रोड खाली कर देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा विकास होगा जिस वजह से रोड खाली कर देने के लिए, लेकिन उन सभी का क्या, जो 3 पीढ़ी से उस रोड के किनारे रह रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ कहाँ पे सरकार घर देगी। तो ये सारी क्या है समस्याएं हैं, आर्थिक विकास की समस्या चुनौतियां एंड इस तरह की बहुत सारे मतलब हमारे देश में क्या है चुनौती है आर्थिक विकास के संबंधित, ठीक है। एंड ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपशीर्षक क्या है, अध्ययन की आवश्यकता क्यों। फर्स्ट नंबर, एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए।
दूसरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एंड उच्च अंक प्राप्त करने के लिए। एंड तीसरा है देश के शासन प्रणाली और अपने अधिकार को समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये जो है ना 3 पॉइंट दिए गए हैं, जागरूक बनाने के लिए, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, एंड देश की शासन प्रणाली और अपने अधिकारों को समझने के लिए शिक्षाएं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड ये परीक्षा नोट है। इस यूनिट से अक्सर छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भारतीय राजनीति की 2 विशेषताएं बताते हैं। परिभाषा पर विशेष ध्यान दें। क्या बोले थे हम, कहीं कहीं पे ऐसे छोटे छोटे बातों को लिखा गया है जो कि आपको आपका जो है ना फोकस थोड़ा सा बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान देना है, जब आप PDF एंड नोट्स के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट। उपशीर्षक संविधान भारतीय राजनीति की आत्मा। उपशीर्षक संविधान भारतीय राजनीति की आत्मा है। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं, नीचे है संविधान वह नियम की किताब है। संविधान क्या है, वह नियम की किताब है जो सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमित करता है, नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करता है। यह सिर्फ एक कानून दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन भी है। मतलब संविधान वह नियम की किताब है, संविधान वह नियम की किताब है जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। मतलब हर एक अलग अलग जो सरकार हैं, लीडर हैं, कोई विधायक हैं, कोई सरपंच हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, तो उन सभी की शक्तियों को क्या करता है, सीमित करता है। एंड नागरिकों को अधिकार सुनिश्चित करता है। छोटे छोटे जातियों के जो अधिकार हैं वो भारत देश में रह कर करके उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है एंड वो क्या क्या अधिकार ले सकते हैं उनको बताया गया है एंड उनको लिखा गया है। यह शीर्षक एक कानून दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन भी है। मतलब कि यह कानून दस्तावेज नहीं, ये सिर्फ कानून इसमें नहीं लिखा गया है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। हमारे संविधान में जो संविधान में क्या है, हर एक छोटे छोटे जाति के लोगों को वो सब अपॉर्चुनिटी देना है जो वो अपॉर्चुनिटी से पहले बहुत पहले बिछड़े हुए थे एंड उनको वो सब दे कर करके क्या करना है, एक सही मार्ग पे लाना है एंड उनको सही शिक्षा एंड सही विकास देना ताकि वो ऊपर उठ करके अपना विकास कर सके, जिससे एरिया उस एरिया की विकास होगी एंड उससे हमारे देश की, इस तरह से। एंड ये यूनिट 2 है, ये सब पे ध्यान नहीं देना, यूनिट 1 ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, भारतीय राजनीति के मूल सिद्धांत। उपशीर्षक है लोकतंत्र परिभाषा। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत में यह संसदीय लोकतंत्र के रूप में अपनाया गया। व्याख्या फर्स्ट, नियम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब नियम चुनाव, नियमित चुनाव हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में नियमित चुनाव यानी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से ऊपर, जो कि बहुत ही समझते हैं संविधान क्या है, हमारा अधिकार क्या है, कौन लीडर गलत हो सकते हैं, कौन लीडर सही हो सकते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18+ से ऊपर, जो कि समझदार व्यक्ति होते हैं, उनको नियमित चुनाव एंड सार्वभौमिक विशेषता है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है कानून का शासन और स्वतंत्रता। स्वतंत्र न्यायपालिका। कानून का शासन, हमारे देश में किसी एक पर्सन का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन है। कानून का शासन मतलब जनता का शासन, जनता ने ही कानूनों को बनाया है, ठीक है। तो एंड जनता के लिए ही कानून बनाया गया है, उनके सुविधाएं के लिए ही कानून बनाया गया है। एंड हमारे देश में किसकी शासन चलती है, कानून की शासन चलती है, जो कि लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। जो हमारे संविधान लिखे गए हैं उसमें जो कानून लिखी गई है उसके द्वारा शासन हमारे देश में चलती है। एंड स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका किसी की सरकार के अंतर्गत नहीं रहती है बल्कि वह स्वतंत्र है। एंड न्यायपालिका क्या करती है, संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, जो संविधान में लिखा गया है वही वो क्या करती है, पारित करती है एंड उसको पालन करवाती है, जिससे न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। बट ये भी है कि न्यायपालिका किसी भी संविधान में छेड़खानी नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो भी सभी सभा के सम्मेलन से, ठीक है।
लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एंड उसके बाद वो क्या करती है न्यायपालिका, उसके अकॉर्डिंग चलती है। नागरिक स्वतंत्रता, बोलने लिखने की आज़ादी, नागरिकों को हर एक स्टेजों पे स्वतंत्रता दी गई है। वो संविधान के विरुद्ध मतलब सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, एंड चुनाव के विरुद्ध बोल सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, एंड बोल सकते हैं कि यह कानून गलत है। अगर कोई कानून पारित होता है तो नया कानून संशोधन के बाद आता है, और नया लॉ पारित होता है तो जनता बोल सकती है कि ये हमारे एरिया में नहीं चलेगा, एंड इसमें ये संशोधन की जानी चाहिए। लिखने की आज़ादी, हर एक वन पुरुष को लिखने की आज़ादी है। ठीक है, उदाहरण है भारत में होने वाले आम चुनाव एंड राज्य विधानसभा। ठीक है, इसमें हर एक व्यक्ति क्या करता है, चुनाव लड़ सकता है एंड वोट दे सकता है। किसी को भी किसी तरह की किसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। ठीक है, उपशीर्षक है समाजवाद। उपशीर्षक क्या है, समाजवाद। परिभाषा एक ऐसी व्यवस्था जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो ताकि आर्थिक समानता लाई जा सके। व्याख्या, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मार्क्सवाद से भिन्न है। इसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसरों का समानता को समाप्त करना है। एंड दूसरा पॉइंट है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से हासिल किया गया है। उपशीर्षक समाजवाद के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, परिभाषा। एंड परिभाषा को व्याख्या करने के लिए 2 पॉइंट दिया गया है। भारतीय समाजवाद लोकतंत्र समाजवाद है। भारतीय समाज क्या है, लोकतंत्र समाजवाद है। भारतीय समाजवाद क्या है, लोकतंत्र समाजवाद है जो मार्क्सवाद से भिन्न है। इसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, अवसरों की समानता और समानता को समाप्त करना है। एंड दूसरा पॉइंट है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से हासिल किया गया है। ठीक है, परीक्षा नोट में क्या है, समाजवाद शब्द 42 में संविधान संशोधन 1946 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। MCQ लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड हमारा उपशीर्षक क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। परिभाषा, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, एंड किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया एंड किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग धर्म के जो हमारे क्या है भारत में अलग अलग धर्म से रिलेटेड राज्य भी हैं। ठीक है, उसी तरह से इसीलिए सरकार क्या किया है, संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हमारा किसी भी एरिया का अलग धर्म नहीं होगा। जिससे कि अलग धर्म इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वहाँ पे वो हो सकता था, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी हो सकती थी, इसलिए। ठीक है, कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वहाँ पे हर एक धर्म के लोग रह सकते हैं। ठीक है, हाँ, धर्म नहीं होगा, वहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं एंड सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। भारतीय मॉडल वर्सेस पश्चिमी मंडल। ठीक है, पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव। धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव मतलब धर्म अलग एंड राज्य अलग। वही बोलने का मतलब है कि हमारे देश में किसी भी धर्म के नाम पर राज्य को नहीं बांटा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है धर्म के नाम पर अलग अलग राज्य बढ़ करके वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम इस तरह से। ठीक है, एंड भारतीय मॉडल क्या है, सर्वधर्म समभाव। राज्य धार्मिक मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे 3 तत्काल पर प्रतिबंधन। मतलब यहाँ पे भी वही लिखा गया है। पश्चिमी मंडल में क्या बोलना था, मॉडल में क्या बोलना था, धर्म के तौर पर अलग अलग राज्य को बांट दिया जाना चाहिए। एंड भारतीय मॉडल में क्या लिखा हुआ है, सर्वधर्म सर्व संभाव। हमारे देश में हर एक राज्य में हर एक धर्म के लोग रहेंगे, सभी जगह सब धर्म के लोग रहेंगे। एंड किसी तरह का ऐसा कुछ है कि राज्य धार्मिक होगा, राज्य धार्मिक में हम लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि कोई भी अलग एक राज्य वो बोलेगा कि हम हिंदू धर्म के राज्य हैं, या फिर
कोई दूसरा राज्य बोलेगा कि हम पंजाबी हैं, तो वहाँ पे क्या हमारा भारतीय जो है कि कानून वहाँ पे हस्तक्षेप करेगी। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा हज यात्रा के लिए ये कुंभ मेले का प्रबंधन, ये सब एक उदाहरण है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जो मॉडल दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। पश्चिमी मॉडल ये हो गया कि अलग धर्म अलग राज्य। यहाँ पे ठीक है पश्चिमी मॉडल राज्य धर्म, एंड यहाँ पे क्या है राज्य अलग धर्म अलग, एंड हस्तक्षेप हमारा सरकार करेगी। एंड इसको एक्सप्लेन करें तो भारतीय राजनीति के मूल सिद्धांत क्या है। उपशीर्षक व्याख्या, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फर्स्ट है सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय हमारे समाज में किस तरह का न्याय, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। हमारे देश में जो न्याय लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मूल सिद्धांत, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका मूल सिद्धांत क्या है कि हमारा जो समाज है वो जाति लिंग भेद पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, एंड जो थोड़ा बहुत भेदभाव है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। एंड लगभग हमारे देश में इस तरह का जो था कि जातिवाद भेदभाव करना, लिंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करना, वो ख़त्म कर दिया गया है, लगभग सभी को समान अधिकार दे करके। एंड आर्थिक न्याय क्या है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना, एंड अमीर गरीब स्टूडेंट को खाई को कम करना, ताकि जैसे कि हमारे स्कूल में अमीर एंड गरीब दोनों बच्चे एक ही कलर के स्कूल ड्रेस पहनते हैं। इसी तरह से क्या हमारे सरकार ने सोचा कि आर्थिक न्याय मतलब हमारे देश में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब जगह पे सभी का जो कि गवर्नमेंट वो है प्लेस है, वो गवर्नमेंट प्लेस है, वहाँ पे क्या है कि अमीर गरीब दोनों को एक इक्वली इज्जत एंड इक्वली वो है दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। जैसे कोई भी मंदिर में अमीर हो गरीब हो दोनों का सम्मान है, एंड कोई भी नदी तालाब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आते हैं, प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे अमीर गरीब दोनों जा सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है एंड हर एक व्यक्ति चुनाव दे सकता है, एंड उसके अंतर्गत है वो किसे चुनाव देगा नहीं देगा। एंड हमारे देश में अगर कोई लीडर किसी तरह का गलती करता है तो उसके ऊपर उंगली उठाना, एंड इसी तरह से मतलब कि सभी नागरिकों को सभी अलग अलग अधिकार है, ठीक है, सबको अधिकार है राजनीति के अंतर्गत आने का। हाँ, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है क्या, परिभाषा है फर्स्ट नंबर, अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर। अनुचित प्रतिबंधन का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। दूसरा नंबर है व्याख्या क्या है, संविधान विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट है देखो, उप शीर्षक स्वतंत्रता क्या है, परिभाषा अनुचित प्रतिबंधनों का अभाव। हमारे देशों में क्या है, जब से संविधान लागू हुआ है तब से जो अलग अलग गलत नियम थे उसको बंद कर दिया गया है। अलग अलग सभी जगह पे समान अधिकार समान अवसर, जाति का विकास के लिए अवसर, बहुत सारे जाति जो छोटे छोटे जाति हैं उनके विकास के लिए अवसर निकाले गए हैं, मैंने बताया था आगे। एंड व्याख्या में क्या है, संविधान विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19, ठीक है। जैसे मैं व्याख्या करूं तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है, विश्वास धर्म इन सभी का क्या करता है अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता यानी गारंटी देती है। सीमा क्या है, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, यह क्या है, स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है, यह देश की सुरक्षा सार्वजनिक व्याख्या एंड नैतिकता के अधीन है।
यह क्या है, इन सभी तीन जो वर्ड है उन सभी के अधीन है। तो सीमाएं क्या है, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, ठीक है। एंड ये जो तीन को वर्ड है, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, क्या है, ये क्या है, इसके अंदर है, ठीक है, अधीन है। उस शीर्षक समानता परिभाषा, समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। व्याख्या करूं तो कानून के कानून के सॉरी कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14, सभी नागरिक कानून को सामने बराबर है। कानून के सामने क्या है, बराबर, ये क्या है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर, लड़का हो, लड़की हो, या फिर अपंग हो, या फिर छोटे जाति के हो, ST SC, ये सब। सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण समानता का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। क्या है, हमारे देशों में छोटे छोटे जातियों को क्या है, आरक्षण दिया गया है, ये सब व्याख्या है, ठीक है। एंड उपशीर्षक हमारा बंधुत्व है। बंधुत्व में क्या, भाईचारों की भावना रखना, एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे के साथ भाई का संबंध बनाने के लिए बताती है। लक्ष्य क्या है, व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना। बंधुत्व रखना, एक दूसरे में भाईचारा रखना, दोस्ती रखना, यारी रखना, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा देश क्या होगा, अखंड होगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 3 है, ठीक है। इसमें उपशीर्षक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। परिभाषा क्या है, अपने राष्ट्रीय के प्रति निष्ठा, गौरव और एकता की भावना, ठीक है। प्रमुख राजनीतिक विचारधारा। विचारधारा, हमारे देश में विचारधारा किस टाइप की होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, हमारे देश के में जो राष्ट्रीय हमारा भारत है उसके प्रति क्या होना चाहिए, निष्ठा। एंड गौरव होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, एकता की भावना रखना चाहिए। हमारे देशों में अलग अलग जो जाति के धर्म हैं उन सभी को क्या होना चाहिए मन में, कि हम एक ही निवासी हैं, वो हैं भारतीय, ना कि हिंदू हैं, ना कि मुस्लिम हैं, ये थिंक करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में औपनिवेशिक विरोध, राष्ट्रीयवाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित या समावेशी था। उपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित या समावेशी था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, यह साझा सांस्कृतिक, धर्म, इतिहास पर आधारित राष्ट्र की कल्पना। उदाहरण, कल्पना क्या है, कल्पना सॉरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, एक साझा सांस्कृतिक, धर्म एंड इतिहास पर आधारित राष्ट्रवाद की कल्पना है। उदाहरण के अंतर्गत है स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जो समावेशी राष्ट्रवाद का प्रतीक था। स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, ये क्या है, समावेशी राष्ट्र का प्रतीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टॉपिक हमारा है, उदारवाद। उदारवाद को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। परिभाषा में क्या है, एक विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और तर्क पर जोर देती है, वो क्या है, उदारवाद है। व्याख्या क्या है, यह एक दोस्त की तरह है जो कहता है मेरा काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। मतलब यह क्या कहता है, हमारे दोस्ती, यह एक उस दोस्त की तरह है जो कहता है मेरे काम में कोई
दखलंदाजी नहीं चाहिए। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है और राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। हमारे देश में जो है कि ये जो है उदारवाद क्या बोलता है कि हम एक दोस्त की तरह हैं एंड हमारे कामों में दखलंदाजी नहीं चाहिए। इसमें क्या है, देश व्यक्ति की स्वतंत्रता की सर्वोपरि है। मतलब उदारवाद का मतलब है जनता की स्वतंत्रता। इसमें किसी भी राज्य एंड किसी भी राज्य के जो लीडर हैं उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक में प्रभाव, संविधान में मौलिक अधिकार उदारवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। संविधान में मौलिक अधिकार क्या उदारवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। मुक्त बाजार और अधिकार सुधार 1991 में उदारवादी नीतियों का उदाहरण है। मुक्त बाजार में आर्थिक सुधार भी उदारवाद नीतियों का उदाहरण है। ठीक है, एंड ये तुम परीक्षा नोट पढ़ लेना। ठीक है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन, गांधीवाद बना मार्क्सवाद, आधार रहेगा हमारा लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य गांधीवाद विचारधारा क्या कहते हैं, राम राज्य, नैतिक और आध्यात्मिक राज्य। उनका कहना है नैतिक और आध्यात्मिक राज्य। मार्क्सवाद विचारधारा क्या कहते हैं, सामान्य साम्यवाद, वर्गहीन राज्यहीन समाज। उनका क्या कहना है मार्क्सवाद का कि बंटवारा करो। एंड गांधीवाद में क्या कहते हैं, वो नैतिक अध्ययन राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाधान क्या है, हिंसा और सत्याग्रह। गांधीवादी विचारधारा कहते हैं हिंसा और सत्याग्रह एंड मार्क्सवादी विचारधारा के लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष क्रांति हिंसा संभव। मतलब कि वर्ग संघर्ष एंड क्रांति से ही सब कुछ होगा। एंड गांधीवाद विचारधारा को क्या कहते हैं, सत्य की राह पर चलेंगे एंड अहिंसा करेंगे। राज्य क्या है, राज्य के संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विकेंद्रीकरण ग्राम स्वराज के पक्षधर कांततर राज्यहीन समाज चाहते हैं। एंड तुम लोग क्या करो, ये सब देख लेना। ठीक है, ये सब पॉइंट, ये सब मैं कितना पढ़ूंगा। ठीक है, ये सब क्या करो भाई, तुम लोग देख लो। ठीक है, जितने ही पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट 3, प्रमुख राजधानी विचारधाराएं। उपशीर्षक अम्बेडकर विचार। ठीक है, केंद्र फोकस, सामाजिक न्याय विशेषकर दलित और शोषण वर्गों का उत्थान। ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि शोषणहीन एंड दलित लोगों का विकास। उनका मुख्य तर्क क्या था, भारत में केवल वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि उससे भी गहरा जाति संघर्ष है। जाति का विनाश ही सच्चा लोकतंत्र ला सकता है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो वो कहते थे सब चीज़ का भेदभाव अलग एक साइड एंड जाति संघर्ष क्या है एक साइड, वो बहुत ही गंदा है। एंड जाति का विनाश ही हमारे देश को सही राह पे ले जा सकता है। ठीक है, एंड ये गांधी का मतभेद क्या है, गांधी जी के हरिजन शब्द और वर्ण पर उनके विचार के आलोचक थे। क्या थे ये जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे, इन सभी टॉपिकों के लिए गांधी जी के क्या थे, विरोधक थे। पृथक निर्वाचन मंडल मुद्दे पर पुणे पैक्ट 1932 में गांधी जी के साथ गंभीर भेदभाव हुआ।
गंभीर भेदभाव उस टाइम हुआ था, ठीक है। मार्क्सवाद से मतभेद। अंबेडकर का मानना था कि भारत में केवल आर्थिक क्रांति से जाति व्यवस्था समानता नहीं होगी, पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार आवश्यक है। क्या आवश्यक है? धार्मिक सुधार, सामाजिक आवश्यक है। राजनीतिक का में योगदान, राजनीतिक में योगदान कैसे, तो देखते हैं। राजनीति में योगदान फर्स्ट हमारा है संवैधानिक तरीके और कानून के शासन में विश्वास। दूसरा है शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे का नारा दिया। एंड तीसरा है हिंदू धर्म की कुरीतियों को त्याग कर बौद्ध धर्म का अपनाया। एंड भीमराव अम्बेडकर क्या है, कोई धर्म नहीं मानते थे, नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, ठीक है। वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म मानने लगे। शिक्षित बनो, उनका कहना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने का नारा दिया। संविधान, तरीका और कानून का शासन में विश्वास, उन्होंने कहा संविधान पर विश्वास करो, हम संविधान को चेंज करेंगे, ठीक है। एंड परीक्षा के लिए नोट है अम्बेडकर का विचार भारतीय राजनीतिक सामाजिक न्याय का नींव है। समझ में आ गया? इसको पलटते हैं, ठीक है। यूनिट 4 है भारतीय संविधान और विचारधाराएं। भारतीय संविधान और विचारधाराएं। विचारधाराओं संगम, भारतीय संविधान, ठीक है। संविधान भारत ने विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। यह किसी एक विचारधाराओं का दस्तावेज नहीं था। क्या नहीं था? दस्तावेज नहीं था। एंड इसको क्या किया उन्होंने? बांटा। कैसे बांटा, तो देखते हैं कैसे बांटा उन्होंने। तो स्टूडेंट इस चीज़ को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पीछे वाला जो हमारा इतना है ये सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना सारा